हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस प्रीवियस ईयर सीरीज में इंग्लिश और मैथ्स दोनों को साथ साथ करते चलेंगे। तो ये हमारा सेट नंबर 1 होगा। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश के सेट के लेके, तो ये हमारा 10 जनवरी 2023 को पूछा गया शिफ्ट नंबर 1 में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश के सॉल्यूशन का। ठीक है, डिस्कशन करेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से, सारे वर्ड्स को देखेंगे। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि 20 फरवरी से आपका कांस्टेबल जीडी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ठीक है, जैसा कि हमने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है और मैं फिलहाल करंटली वर्किंग हूँ, दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, सीजी अकाउंटेंट हूँ। मेरा नाम बबलू सोनी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस मुझे पता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर करना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी है। 2 4 5 सवाल भी अगर एक शिफ्ट के अंदर आपको अच्छा लगता है या फिर जो थोड़ा टफ लगता है उसको आप देख के जाएंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो 15 20 25 मिनट की वीडियोस होंगी एक शिफ्ट का, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरह से अप्रोच लगाएं कि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ, फास्टली कर पाएँ। ठीक है, तो हम 2 वीडियोस अपलोड करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 वीडियोस अपलोड करेंगे हम लोग इंग्लिश की। मॉर्निंग में 11 बजे या 12 बजे के आसपास आएंगे, और शाम को हम लोग मैथ्स अपलोड करेंगे। ठीक है, 8 बजे के आसपास। ठीक है, इसके पहले हम लोग सीजीएल के सारा शिफ्ट कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा सॉल्यूशन कैसा है, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बना दिया प्लेलिस्ट सीजीएल का टियर 1, पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन हमने दिया है, प्लस मेंस का हमने सॉल्यूशन दे रखा है, इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का। आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग चलते हैं, हम लोग सीधे इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। ये आपका रीजनिंग है। चलते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। ठीक है, आ जाइए। देखिए, हम लोगों ने मैथ्स का किया था सॉल्यूशन, ये उसी का है। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है इंग्लिश पार्ट। ठीक है, आप देखेंगे पार्ट डी इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको चूज करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इस अंडरलाइन सेगमेंट के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़े आपके लिए, जिससे कि ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, तो क्या बोलता है भाई साहब, ये सेंटेंस पढ़ना जरा एक बार, कि परचेजिंग फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट, परचेजिंग फर्नीचर एट ए लो कॉस्ट कुड नॉट इन्वॉल्व अबंडनिंग डिजाइन और क्वालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, पहले ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका आइडिया क्या है, वो पहले समझ लेते हैं। जैसे ये मतलब वो ना कि जैसे बाइंग अफोर्डेबल फर्नीचर्स डज नॉट नेसेसरीली मीन कि हाँ आपको गिव अप करना पड़े डिजाइन में और क्वालिटी में। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमने कोई फर्नीचर खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ अफोर्डेबल प्राइस पे, लो कॉस्ट पे, जिसका ये मतलब थोड़ी होता है कि हम डिजाइन और क्वालिटी को खराब लेंगे, उसको हम लोग एबंडन कर देंगे, त्याग देंगे, ऐसा नहीं है। यही इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसका मतलब है। इसका आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि हम लो कॉस्ट भी देंगे, पैसा भी कम पेड करेंगे, और साथ ही साथ डिजाइन और क्वालिटी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ ही साथ लेके चलेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, और एबंडन का मतलब होता है त्याग करना, सेक्रीफाइस करना। आप खुद ही चूज कर लो कि क्या होगा इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। क्या इन्वॉल्व का सिनोनिम प्रोवोक हो सकता है? नहीं, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। हैव नॉट डन रिग्रेटिंग, अफसोस करने की बात थोड़ी हो रही है, कंप्रोमाइज करने की बात थोड़ी हो रही है। कैन नॉट फोर्स फॉरगेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, डज नॉट सूट्स। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, शुड नॉट इंटेल सेक्रीफाइसिंग। इंटेल का मतलब भी होता है भाई शामिल करना। यानी हम कह सकते हैं कि इंटेल वर्ड जो है इज सिमिलर टू, इंटेल वर्ड इज सिमिलर टू क्या, तो आप बोलेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ इन्वॉल्व उसके सिमिलर है, यानी ये बोल सकता है। और सेक्रीफाइस वर्ड इज सिमिलर टू, सेक्रीफाइस वर्ड इज सिमिलर टू एबंडन। एबंडन का मतलब भी होता है त्याग देना, सेक्रीफाइस करने का मतलब भी होता है त्याग देना। इस वर्ड के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं शुड नॉट इंटेल सेक्रीफाइसिंग। आई होप पहला सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 वर्ड आपके सामने आ चुका है। नंबर 2 सेंटेंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे ट्रूथफुली स्पीकिंग, सच्चे से बात कही जा रही है कि द विक्ट्रीज ऑफ पीस एंड हार्मोनी, जो शांति और हार्मोनी की बात होती है उसकी विक्ट्री। ठीक है, जो उसकी विक्ट्री होती है, जीत होती है, हैव मोर इम्पैक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हैव मोर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन देन द सो कॉल्ड विक्ट्रीज ऑफ वार। जो युद्ध की कहानियां होती है, विजय की कहानियां होती है, युद्ध के विजय की कहानियां होती है, उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट होता है किसका, जो शांति और हार्मोनी की पीस की बात करोगे ना उसकी। तो यहाँ पे देखो, लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले उसको बोलते हैं लास्टिंग। ओवर लास्टिंग बोलते हैं ना सेंटेंस, ओवर लास्टिंग।
ग्रेटर का मतलब महान, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, क्षणिक जो तुरंत खत्म हो जाए, थोड़े क्षण के लिए आए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, मोमेंटरी बोलते हैं इसको। ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ट्रांजिएंट, मोमेंटरी। सुपीरियर का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया, नहीं, मतलब जो पीस और हार्मोनी का विक्ट्री होता है उसका इम्पैक्ट लास्टिंग होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है, टिकाऊ होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों, एंटोनिम निकालना है किस वर्ड का, तो आप देखेंगे एंटोनिम पूछ रहा है आपसे टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक या कायर, डरपोक या कायर को हम लोग कहते हैं टिमिड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि जो बोल्ड हो, है ना, बोल्ड का मतलब क्या होता है, निडर, बोलते हैं ना इसको, निडर हो, कोई डर नहीं हो। फियरफुल जो डरपोक हो, बिल्कुल ये इसका सिनोनिम पूछता था, हम ये लगाते हैं। साई और डिफरेंट दोनों का मतलब क्या होता है, शर्मीला, शाई या डिफरेंट बोलो, दोनों का मतलब होता है शर्मीला बोल लो या संकोची बोल लो, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो आप खुद ही चूज कर लो कि बोल्ड इसका एंटोनिम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़े, नंबर 4 पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस फॉर्म। कौन सा सेंटेंस है जो फ्यूचर टेंस फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप देखेंगे देयर हैड बीन, हैड वर्ड यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए, नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो हैव बीन प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, नहीं हो पाएगा। वेयर पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, नहीं हो पाएगा। विल इज द ओनली ऑप्शन। विल बी मल्टीपल फैसिलिटीज, देयर विल बी मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइलैंड, मतलब कह रहा है कि आइलैंड के पास पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे मल्टीपल फैसिलिटीज दिए जाएंगे, विल बी मल्टीपल फैसिलिटीज, राइट। तो ये सेंटेंस क्या हो रहा है कि विल प्लस सेल प्लस समथिंग जो भी आपका स्ट्रक्चर में आता है वो फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा स्पेलिंग सही है, तो कोई एक वर्ड आपको गलत लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल हम लोग कैसे लिखते हैं, CH, ठीक है, RONOLOGICICL, दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। कालानुक्रम बोलते हैं ना, कालानुक्रम, काल के क्रम के अनुसार, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये वर्ड जहाँ पे आपको सही दिख रहा है उसको आप टिक कर लीजिए, आसान सवाल। नंबर 6 पे आते हैं। ब्लास्ट का मतलब होता है विस्फोट करना, और आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। इसका सिनोनिम वही होगा जो ब्लास्ट करने को दिखाए। तो ब्लो अप का मतलब होता है भाई विस्फोट करना, याद रखना, फूंक मार के उड़ा देना, विस्फोट करना, ठीक है, ब्लो अप होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये बहुत बार यूज होता है, फ्रेजल वर्ब है ये। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, शेयर आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना या अनुरोध करना, प्रार्थना या अनुरोध करना, दैट इज कॉल्ड प्लीड। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 7 क्या बोलता है कि शिवाकाशी इज फेमस फॉर इट्स व्हाट, fill in the blanks, box industry, and I am unable to find a fill in the blanks for my purple dress. ओके, आपको दोनों fill in the blanks में सेम वर्ड को चूज करना है, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे शिवाकाशी फेमस है किसके लिए, ये बॉक्स अगर लग गया तो बॉक्स देख के पता चल रहा है ऑप्शन में क्या, ब्रेड बॉक्स तो होगा नहीं, रोटी का बॉक्स तो होता नहीं है, चैटर बॉक्स, स्वेटर बॉक्स बिल्कुल नहीं, मैच बॉक्स, माचिस का तिल्ली होता है उसके बॉक्स का इंडस्ट्री है कहाँ पे, शिवाकाशी में, उसके लिए फेमस है शिवाकाशी। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, मैच बॉक्स इंडस्ट्री के लिए क्या है, फेमस है, ठीक है। और क्या ये वाला वर्ड यहाँ पे रखने पे सूट हो रहा है, आप जरा चेक करो तो, ठीक है। एंड आई एम अनेबल टू फाइंड अ मैच फॉर माई पर्पल ड्रेस, मैं अपनी पर्पल ड्रेस के लिए मैच ढूंढने में बहुत ही अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ, यानी कि ये वर्ड यहाँ भी क्या हो रहा है, सूट हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 4 ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। आगे बढ़े। इनकरेक्टली वर्ड आपसे पूछ रहा है, इनकरेक्टली कौन सा स्पेलिंग लिखा हुआ है, ये परमानेंट लिखा हुआ है, आपको मालूम है, जो हमेशा लास्ट करे, परमानेंट, अस्थाई, टेम्पररी मतलब क्षणिक होता है, ट्रांजिएंट होता है, मोमेंटरी होता है, लेकिन जो परमानेंट है वो लास्टिंग होता है, बहुत लंबे समय तक के लिए परमानेंट होता है, ठीक है। ठीक है, स्टेक होल्डर का मतलब, हाँ स्टेक होल्डर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, दिमाग पे नहीं आ रहा है, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये वर्ड मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, माइलाड जस्टेड, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। स्टेक होल्डर बोलते हैं जो शायद स्टेक का मतलब खतरा उठाने वाला, जोखिम उठाने वाला को बोलते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक का मतलब होता है खतरा, स्टेक होल्डर यानी कि जो जोखिम उठाने में काबिल हो, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो ये परमानेंट यहाँ पे वर्ड यहाँ पे सुटेबल है। आगे बढ़े। एट योर बेक एंड कॉल, एट योर बेक एंड कॉल, ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना,
जो किसी के इशारे में काम करे, दैट इज कॉल्ड एट योर बेक एंड कॉल, किसी के इशारे पे काम करना। अब जरा शूट कर लो, कहाँ पे टू हैव नो कंट्रोल ओवर समवन, क्या किसी पे कोई कंट्रोल नहीं होना, नहीं। अगर कोई तुम्हारे इशारे पे काम कर रहा है इसका मतलब आपको उसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है। नो कंट्रोल नहीं बल्कि फुल कंट्रोल, आप ऐसा बोल सकते हो ना। टू कॉल समवन एंड देन डिनाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, किसी के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल होना, दैट इज कॉल्ड एट योर बेक एंड कॉल, किसी के इशारे पे काम करना। ठीक है, तो जब भी ईडीएम के सवाल आते हैं ना तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, बिना मीनिंग पता हुए आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, तुक्का लगाएं, गलतियां होने के पूरी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एट योर बेक एंड कॉल इज कॉल्ड किसी के इशारे पे काम करना। नंबर 10 क्या बोलते हैं भाई? नंबर 10 बोलते हैं कि इन मेनी रोड एक्सीडेंट्स पीपल ब्रेक देयर बोन्स मेनली, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स में क्या पीपल जो है अपना हड्डियां तोड़ लेते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ देयर व्हीकल, उनके गाड़ी का ब्लीक ब्रोक, अच्छा ब्रेक फेल हो जाता है ना भाई साहब, गाड़ी का उनका ब्रेक फेल होता है ना कि ब्लीक। ठीक है, उनका गाड़ी का ब्रेक फेल होता है। बहुत आसान सवाल, आगे बढ़े। 11 पे आते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बोलते हैं भाई साहब दायित्व को, दायित्व को हम लोग क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। ठीक है ना, लाइबिलिटी बोलते हैं ना। जैसे दायित्व का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आर्थिक जिम्मेदारी है ना, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड दायित्व। किसी के ऊपर बोझ होना पैसे का, आर्थिक जिम्मेदारी, वो दायित्व है। ठीक है, वो जिम्मेदारी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एसेट, यानी किसी के पास धन या संपत्ति कितना है, दैट इज कॉल्ड एसेट। अपोजिट हुआ ना, बिल्कुल सही। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखो रिसोर्स का मतलब क्या बोलते हैं उसको? संसाधन, संसाधन को बोलते हैं उनको रिसोर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट जिम्मेदारी। ठीक है, आगे बढ़े, नंबर 12 पे आते हैं। नंबर 12 क्या बोलता है भाई कि नाइट आउल। नाइट आउल नाम सुन के ही पता चल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो रात में जागना और सक्रिय रहना पसंद करे, आप उसको बोल सकते हैं जो रात में एक्टिव हो, दैट इज कॉल्ड, ये भी ईडीएम है, पता होना चाहिए आपको। समन हु वर्क्स वेरी हार्ड, बिल्कुल नहीं। हु नेवर वर्क्स, बिल्कुल नहीं। हु हैज गुड आई साइट, बिल्कुल नहीं। अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक एट नाइट, दैट इज कॉल्ड अ नाइट आउल। ठीक है, आई रिगार्डेड, आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। अरे भाई, मेरा भाई अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम पास करेगा तो उसको हम रिगार्ड थोड़ी करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे ना, बधाई देंगे ना भाई साहब, उसको तो हम बधाई देने वाले हैं। ये एक वर्ड है काउटाउ। काउटाउ का मतलब क्या होता है भाई? आप देखेंगे काउटाउ का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ। काउटाउ इज ऑल अबाउट, जैसे बोलते हैं ना प्रणाम करना, दैट इज कॉल्ड काउट आउट। जैसे कोई आया किसी से मिलने पे हम उसको प्रणाम करते हैं, दैट इज कॉल्ड काउट आउट। ये वर्ड काफी फेमस नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। प्रणाम करना किसी के मिलने पे, एक वर्ड को लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीडी में आ सकता है तो कहीं भी आ सकता है। किसी के मिलने पर प्रणाम करना इज कॉल्ड काउटाउ। ठीक है, एक और वर्ड यहाँ पे फ्लैटर है। फ्लैटर का मतलब सबको मालूम है, चापलूसी करना, खुशामद करना किसी को। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मतलब किसी की अपमान करना, उपेक्षा करना, या बोल सकते हैं नीचा दिखाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरेज। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो, नीचा दिखाना, सॉरी। ठीक है, खुद डिसाइड कर लो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सुटेबल है, बधाई देंगे ना कि नीचा दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 14 इज ऑल अबाउट कोलोक्वियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोक्वियल? बोलचाल की भाषा को हम लोग बोलते हैं कोलोक्वियल। बोलचाल की भाषा, दैट इज कॉल्ड कोलोक्वियल, बोलते हैं ना। यानी कन्वर्सेशनल, बातचीत करने का जो भाषा है इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल। एक वर्ड यहाँ पे लेक्सिकल, शब्दकोश से संबंधित, शब्दकोश की भाषा। क्या कोलोक्वियल इसका सिनोनिम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रोसोडिक, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे देखेंगे ये है संबंधित है किससे? रिलेटेड टू रिदम, रिलेटेड टू रिदम, अगर रिदम से संबंधित कुछ बात करी जाए तो होता है प्रोसोडिक। लेक्सिकल बोल सकते हैं, रिलेटेड टू डिक्शनरी, या फिर लेक्सिकल जो भी बोल सकते हैं इसको, जो शब्दों से संबंधित, रिलेटेड टू वर्ड्स, शब्दकोश से संबंधित होता है। कन्वर्सेशनल यानी कि बोलचाल की भाषा, जो यहाँ पर सिनोनिम वर्ड होगा। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा से संबंधित, रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, इसको बोलते हैं रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड भाषा से संबंधित। आप खुद डिसाइड कर लो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा या नहीं होगा। नंबर 15 बोलते हैं रैंसिड, यानी कि बोलते हैं जो सड़ा गला है ना, खराब है, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो फ्रेश है। बहुत बढ़िया। रोटेन इसका सिनोनिम हो जाएगा, सड़ा हुआ। रफ का मतलब खराब, अर्जेंट मतलब तुरंत। बहुत ही घटिया तरह का ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। क्लोज टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज टेस्ट। मैं क्या करता हूँ क्लोज टेस्ट में कि जैसे हमने पढ़ना शुरू किया तो पहली बार ये मुझे दिखा क्लोज टेस्ट,
ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ लेते हैं कि आखिर किस बारे में क्लोज टेस्ट है। मुझे पता है कि 90% समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो भी 10% समझ में आएगा वो मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा हेल्प ही करता है। ठीक है, तो 30 सेकंड 35 सेकंड जो भी लगे आप फटाफट इसको पढ़ लीजिए एक बार कि किस बारे में है। द कंपनी इन द प्रेजेंट इरा, आज की कंपनी के बारे में कह रहा है। प्रेजेंट इरा जो आज के युग के बारे में। प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट टू द कैंडिडेट्स हु हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको प्रायोरिटी में रखते हैं। समझ में आ गया कि ये पूरी पूरी कहानी जो ईआई पे बेस्ड है। ईआई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम एआई की बात करें जो कि आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो नहीं बल्कि ये ईआई है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन, आपके अंदर कितना इमोशन है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं लोगों के दिलों पे, लोगों के दिमाग में। दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। उसी पे पूरा बेस्ड है ये। तो पूरा हम नहीं पढ़ते हैं, आपको हम जरा पढ़ के सुनाते हैं क्लोज टेस्ट की तरह। ठीक है, द कंपनीज, देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज इन द प्रेजेंट इरा, आज के युग में, फिल इन द ब्लैंक्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। प्रेजेंट की बात कर रहा है तो जरा ऑप्शन को चेक करते हैं, जरा देखना। आज के जमाने की बात कर रहा है तो हैज बीन गिविंग, बिल्कुल नहीं होगा। हैज बीन गिविंग, देता रहा है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। आज के जमाने की बात हो रही। इज गिविंग हो सकता है, लेकिन एक और बात देखो यहाँ पे, जैसे हमने देखा कंपनीज, एक से अधिक कंपनी अगर है तो हैज तो बिल्कुल नहीं होगा, इज तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जरा 4 देखे क्या, हैव हो सकता है और आर हो सकता है, लेकिन किसी एक को चुनना है ना। तो हैव बीन गिविंग तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। आर गिविंग, आर गिविंग की जो भी कंपनीज है आज के जमाने में वो गिविंग, आर गिविंग क्या, प्रायोरिटी, किसको, प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जब भी वो रिक्रूट कर रहे हैं किसी लोगों को, कैंडिडेट्स को, जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो। ईआई इज द एबिलिटी, ये एक ऐसा योग्यता है समझने का, एनालाइज करने का, कंट्रोल करने का इमोशंस को, जिसके पास पोजीशन में है ये ईआई, मतलब जो जो ये रखते हैं इंटेलिजेंस, वो क्रिएट करते हैं क्या, इम्पैक्ट ऑन पर्सनस लाइफ, किसी पर्सन के लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। क्रिएटिव क्या नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे बिना ऑप्शन देखे आप लगा सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, जिनको ये सब पता है। मेमोरेबल इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं, कॉलोनियल क्या बिल्कुल नहीं, क्रिएटिव क्या बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। एक सही इम्पैक्ट होगा लोगों के दिमाग में, दिलों में। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो क्या बोलता है, देखो जरा। पीपल हु हैव ईआई ऑलवेज मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर सिचुएशन खराब भी आ जाए तब भी उनके पास जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहता है, वो कभी घबराते नहीं है। दे कैन बी नाइस इवन इन सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन, जो सामाजिक रूप से जो खराब स्थिति होता है उसको भी वो हैंडल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करता है। एज दे आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग इमोशन, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं कंट्रोल करने में। दे मेक एफर्ट्स फील, सॉरी, दे मेक अदर्स फील गुड, दे मेक अदर्स फील गुड, क्या गुड मुझे नहीं पता क्या है, ऑप्शन नंबर 4। दे मेक अदर, वो दूसरों को आरामदायक फील करवाएंगे। मैंने पहले बोल दिया गुड यानी कि कंफर्टेबल। ठीक है, तो दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाएंगे। यहाँ पे टॉलरेबल का मतलब बर्दाश्त करने के लायक, मैनेजेबल मैनेज करने के लायक, फेवरेबल आपके फेवर में, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरों को आरामदायक या अच्छा महसूस करवाएंगे जिनके पास अच्छा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए। इट इज प्रूवन दैट इट विल मेक लीडर्स मोर इफेक्टिव एज दे अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ टीममेट्स। ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है अगर वो समझता है अपनी टीममेट्स के फीलिंग्स को। और यही तो है ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसी को तो बोलते हैं। इट अलाउज वन, ये किसी एक इंसान को अलाउ करता है कि वो दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए इम्पैक्टफुली, बहुत अच्छे तरीके से। 2+B1 ओनली ऑप्शन, कम्युनिकेट तो होगा ही नहीं। टू कम्युनिकेशन क्या, कितना गंदा ऑप्शन, बिना कुछ पढ़े भी कोई टिक कर सकता है कि 2+B1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल की तरफ आ चुके हैं। 20 नंबर, 20 क्या बोलता है भाई साहब, आप देखेंगे कि कहाँ गया। हाँ, एज इट अलाउज, ठीक है, स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट कैन बी हैंडल्ड सो इजिली। जो स्ट्रेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद होते हैं, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं बहुत आसानी से। एज इट अलाउज ग्रेट एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, दे कैन बी वेरी गुड एट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दिस पीपल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। ये पीपल जो होते हैं मजबूती दिखाते हैं रिलेशनशिप में। द पीपल विथ देयर इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ, जो उनके कनेक्शन में है, जो उनके इंटरेक्शन में है, उन लोगों के बीच में रिलेशन को मजबूत करते हैं।
यहाँ बीच का वर्ड लगाना है। मुझे एक बात बताओ, along with का मतलब होता है साथ साथ। राम along with श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा बोलते हैं ना। इन रेफरेंस विद किसी के संबंध में होना, बिटवीन दो आदमी के लिए, अमोंग मोर देन दो आदमी के लिए। दो और मोर देन दो लोगों के बीच में अगर बांटना हो तो बिटवीन और अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। आप खुद ही बताओ कि अमोंग लगेगा कि बिटवीन लगेगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि पीपल विद देयर इंटरेक्शन, जो भी लोग उनके इंटरेक्शन में है, कोऑर्डिनेशन में है, उन सबके बीच का संबंध को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। ठीक है, तो सिर्फ दो लोग की बात तो नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अमोंग इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों। इस तरह से हमारा सेट नंबर 1 हुआ। तो ऐसे ही हम लोग सेट नंबर पूरा जितना इसका हो पाएगा, या फिर हम लोग पूरा कंप्लीट ये इसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा, जैसा कि सेट 1 आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कर दो, मोटिवेट कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। हमारा चैनल थोड़ा न्यू है तो वी नीड सम, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, thank you so much for watching the video till this time. See you next time in the next video. Thank you again, guys.